हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे जो है इम्पोर्टेंट डायरेक्टर प्रिंसिपल। इम्पोर्टेंट डायरेक्टर प्रिंसिपल में हम जो इम्पोर्टेंट डायरेक्टर है इनका मतलब हम इसमें कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्टर प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। टू बी स्पेसिफिक, इंपॉर्टेंट डायरेक्टर प्रिंसिपल आर इनमरेट बिलो। फर्स्ट क्या है? A state to secure social order for the promotion of welfare of the people। जो स्टेट है वो सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल, जितने भी पीपल हैं उनका कल्याण का बहुत ध्यान देगा, उन्हें सिक्योर करके रखिएगा। देन the state must strive to promote the welfare of the people by securing and protecting। क्या स्टेट प्रयास करेगा? स्ट्रीव मतलब प्रयास होता है, ट्राई करेगा टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट सोशल ऑर्डर इन द स्टेट in which justice, social, economic and political should be inform all the institution of the national life। सिंपल सी बात है, जितने भी वेलफेयर है पीपल के, वेलफेयर ऑफ द पीपल है उनको प्रोटेक्ट करेगा, सिक्योर करेगा इफिशिएंट मैनर में मे बी बाय द इट में सोशल ऑर्डर होगा इन विच, जिसमें जस्टिस होगी, सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा, पॉलिटिकल होगा, should inform the all institution and the national life। Then the state in particular strive to minimize the inequality। क्या करेंगे? ट्राई करेंगे कि मिनिमाइज हो जाए inequality in the income and over to eliminate the inequality in status, facility and opportunity। और उसी में एंडोवर मतलब उसमें भी प्रयास करेंगे कि वो एलिमिनेट कर दे इनइक्वालिटी, स्टेटस को लेके या फिर फैसिलिटी को लेके या फिर अपॉर्चुनिटी को लेके। नॉट only amongst the individual but also among the group of the people residing in different area or engage in a different vacation। जरूरी नहीं है कि हम दो पर्सनों के बीच में ही, इंडिविजुअल के बीच में करें, वो ग्रुप पीपल का हो सकता है, उसमें भी हम इनइक्वालिटी को हटाने की प्रयास करेंगे। तो ये स्टेट का सबसे पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल 38, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताया गया है। अब certain principle of the policy to be followed by the state particularly must be direct its policy toward securing that citizen men and women equally have the right to adequate means of the livelihood। क्या बताया गया है कि मेन और वुमेन दोनों को इक्वली ट्रीट करा जाएगा और इन दोनों के पास एडुक्वेट लेवल, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो दोनों को बराबर हिस्से का अधिकार दिया जाएगा कि उनको दोनों को बराबर सैलरी मिले, ऐसा पॉलिसी बनाई जाएगी। that the ownership and control of the material resource of the community are so distributed as the best to serve say the common goal। जो हमारे भारत में मटेरियल रिसोर्स है उनका कंट्रोल करना, उनका ऑनरशिप करना बिल्कुल सही तरीके से हो, उसकी पॉलिसी बनाएंगी। Then that the operation of the economic system does not result in the concentration of the wealth or mean of production to the common determinants। अब इसमें क्या बोला है कि ऑपरेशन जो है इकोनॉमिक सिस्टम का, ऑपरेशन जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम का, उसका सबसे मेन मकसद ये नहीं होना चाहिए, वेल्थ नहीं होना चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी। इक्वल पे इक्वल वर्क फॉर द बोथ, इक्वल पे वुमेन और वुमेन दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर जितना वो वर्क करती है उतना ही, जितना वर्क करने के एक वुमेन को मिलता है उतना ही एक वुमेन वर्क करे तो उससे भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए। That the health and strength of the worker and children is not abused and citizens are not forced by the economy necessary to enter a vacation unsuited to their age or strength। सिंपल सी बात है, कोई हेल्थ और स्ट्रेंथ का ध्यान दिया जाएगा वुमेन एंड चिल्ड्रन को, और जिससे उनकी अब्यूज ना हो, उसकी हर एक वुमेन और चाइल्ड की हेल्थ या स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी कि जिनकी उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ उनका अब्यूज ना हो। एंड the childhood and youth are protected against the exploitation and against the moral and the material अबेंडमेंट। अब कोई भी चाइल्डहुड है या फिर यूथ है, उसे प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, मतलब उसको उसे काम करने की अनुमति ना दी जाए किसी भी माइनर में, किसी भी फैक्ट्री में।
ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी। नाउ द स्टेट शैल सिक्योर दैट ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम, किसका सिक्योर करेगा? ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल एंड द पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री legal aid by the suitable legislation or the scheme or any other way to ensure that opportunity for secure and justice are not denied to any citizen by reason of economy or other disability। आर्टिकल 39A इसमें क्या बताया गया है कि जितने भी हमारे अगर किसी को वकील चाहिए तो उसे फ्री लीगल एड मिल सकता है, फ्री सहायता मिल सकती है, उसे प्रोवाइड करा जा सकता है स्टेट के द्वारा। और उसकी जो भी लीगल सिस्टम है प्रमोट करा जाएगा, जस्टिस करा जाएगा, मतलब उसमें डिफरेंस नहीं करा जाएगा कि आप अमीर या आप गरीब या फिर ये कलर या फिर डिसेबिलिटी को लेके डिफरेंट नहीं कराएगा। सबको बराबर का लीगल एड या फिर लीगल जस्टिस प्रोवाइड करा जाएगा। ये आर्टिकल 39A था। अब बात करते हैं आर्टिकल 40 की। The state must take step to organize the village panchayat and enable them to function as a unit of the self government। हर एक विलेज में एक पंचायत बनाएगी जो क्या करेगी? गवर्न करेगी उस एरिया को, उस विलेज को गवर्न करेगी। इसलिए हर एक विलेज में पंचायत बनाएगी। enable them to function as a unit of the self government। आर्टिकल 40 within the limit of economic capacity and the development, the state must make effective provision for securing the right to work, education to the public assistance in the case of the unemployment, old age, etc। क्या करेंगे? विद इन द लिमिट, एक दायरे तक डेवलप करेगी स्टेट की। मस्ट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर द सिक्योरिंग, हर एक पर्सन के राइट टू वर्क सिक्योर करा जाएगा, एजुकेशन सिक्योर करा जाएगा, पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एज और एक्सेट्रा, इन सब चीजों में सिक्योर करा जाएगा इनके राइट को। अंडर आर्टिकल 41 प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ। जितने भी प्रोविजन हैं, क्या करेगी गवर्नमेंट? ट्राई करेगी प्रोविजन बनाने के लिए ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, वुमेन्स के लिए कि अगर वो मैटरनिटी रिलीफ हो तो उन्हें कितना लीव मिलना चाहिए, कितने पैसे मिलने चाहिए मैटरनिटी रिलीफ को टाइम, तो उनको ध्यान देते हुए प्रोविजन बनाएगी स्टेट अंडर द आर्टिकल 40। बात करते हैं 43 की। आर्टिकल 43 state must endeavor to secure living wage and good standard of life to all type of the worker and must endeavor to promote cottage industry on the individual of the cooperative basing in rural area। क्या करेगी? इतना प्रयास करेगी कि हर एक पर्सन जो है उनकी वेज, सैलरी एंड गुड स्टैंडर्ड लाइफ और जीने का तरीका उन सबके सिक्योर करा जाए वर्कर का, एंड उनका प्रयास करा जाए कि जितने भी कॉटेज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ऑन द इंडिविजुअल ऑफ द कोऑपरेटिव बेसिस, वो रूरल एरिया में रहे तो उनको सही करा जाए, उनकी लाइफ को सही करा जाए, उनकी सैलरी को सही करा जाए, उनका जीने का तरीका को सही करा जाए। वो स्टेट का काम है अंडर आर्टिकल 43। स्टेट टेक स्टेप बाय द सुटेबल लेजिस्लेशन, कानून के साथ इन और एनी अदर वर्ड टू सिक्योर द participation of the worker in the management of undertaking, establishment or other organization engaged in the any industry। क्या करा जाएगा? वो ऐसा स्टेट या फिर कोई भी सुटेबल लेजिस्लेशन, कानून बनाएंगे जिससे अगर कोई वर्कर चाहता है कि मैं मैनेजमेंट में हिस्सा लूं तो वो ले सकता है। ये स्टेट कैसे प्रोविजन बनाएगा, लेजिस्लेशन बनाएगा अंडर आर्टिकल 48। स्टेट मस्ट endeavor to provide a uniform civil code for the all citizen। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करेगा स्टेट हर एक पर्सन को, हर एक इंडियन सिटीजन को अंडर आर्टिकल 44। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ द 40 ईयर। हमने जब आर्टिकल पढ़े थे उसमें 21 में यही 21A में था कि हर एक चिल्ड्रन को जो उसकी एज 14 तक नहीं हो जाती उससे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा जाएगा, और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करा जाएगा। वो राइट है। यहीं पे तो स्टेट को भी बोला गया कि चाहे तो प्रोविजन बना सकते हैं फ्री कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ द 40 ईयर अंडर आर्टिकल 45। State must promote the education and economic interest of the scheduled caste, scheduled tribe and other workers section
वीकर सेक्शन। अब वो क्या करेगी कि जो स्टेट है वो प्रमोट करेगी, इतना मतलब बताएगी, इंटरेस्ट पैदा करेगी किसके बीच में, शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब है या फिर वीकर सेक्शन के लोग हैं, उन्हें कहेगी कि आप पढ़े, फिर इकोनॉमी को उनको सुधारने की कोशिश करेगी। Then state must regard in one of the primary duty to raise the level of nutrients and the standard of living and improve the public health, and in particular in the endeavor to bring about any prohibition of the consumption except medical purpose in intoxicating drink or drug which are injurious to अंडर आर्टिकल 47। अब क्या करेगी गवर्नमेंट क्या करेगी, ध्यान देगी या फिर लॉ बनाएगी, या उसका सबसे पहला काम है कि जो भी पब्लिक है उसकी हेल्थ को ध्यान दे, उसकी लिविंग का ध्यान दे। किस तरीके से वो रोकेगी कि कोई भी कंजप्शन जैसे शराब, सिगरेट, इन सब पे रोक लगाने की कोशिश करेगी कि लोग ना पिए, ना खाएं, जिससे उनकी शरीर बिल्कुल सही रहे। अंडर आर्टिकल 47। And the state must organize agriculture and animal husbandry on the modern and scientific line and improve the breed of the prohibited, the slaughter of the cow and claim and other milch and the draught cattle। सिंपल सी बात है, जितना गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और वो रोक लगाएगी कि काउ ना कटे, फिर एनिमल ना कटे, उन सब चीजों के लिए कमी हो। तो ये आर्टिकल 48 स्टेट गवर्नमेंट को काम देती है। States shall endeavor to protect and improve the environment and the safeguard the forest and the wildlife of the country। सिंपल क्या करेगी स्टेट, क्या करेगी, ट्राई करेगी कि जितने भी एनवायरमेंट है वो हमारा सही रहे, फॉरेस्ट हमारा सही रहे, और वाइल्ड लाइफ जितने भी एनिमल है ऑफ द कंट्री के वो बिल्कुल सही सुरक्षित रहे, उनको सही रखने की कोशिश करेगी। अंडर आर्टिकल 48A protection of the mountain and the place and object of the national importance is obligatory upon the state। जितने भी मॉन्यूमेंट्स है एंड प्लेस है, जितने भी हमारी बहुत खूबसूरत प्लेस है, उनको सही रखने में गवर्नमेंट ट्राई करेगी, प्रयास करेगी। अंडर आर्टिकल 49 एंड द स्टेट मस्ट सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। और जो स्टेट है वो एग्जीक्यूटिव से, फ्रॉम जुडिशरी से अलग रहेगी इन द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। एंड इंटरनेशनल मैटर द स्टेट मस्ट एंडेवर टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी। और जो भी इंटरनेशनल मैटर होगा, इंटरनेशनल मैटर में कोई भी उनको ऐसा प्रयास करेगी कि वो हरदम सुरक्षित रहे, पीस रहे, सिक्योरिटी रहे, मेंटेन रहे, और कोई भी प्रॉब्लम ना हो इंटरनेशनल लॉ में बिटवीन द नेशन। ट्रीटी और ऑब्लिगेशन इंकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल बाय द आर्बिट्रेशन अंडर द आर्टिकल 51। तो ये हमारे कुछ क्या थे, इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे जो पता होना चाहिए, और या फिर स्टेट फॉलो करेगी कंट्री चलाते टाइम। अब बात करते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटी। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है कि हमारे पास कुछ राइट है, वैसे हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी कि हमें उसे फॉलो करना है, मगर ये नहीं कि उसे पूरा फॉलो करा जाए। अगर नहीं फॉलो करते तो उस पर कोई भी एनफोर्सेबल, या फिर ये नहीं कि आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं फॉलो करते तो आप पे कोई केस कर देगा, ऐसे नहीं है। ये इनफोर्सेबल होता है, ये एनफोर्सेबल होता है। तो क्या फंडामेंटल हमारी ड्यूटी, इसकी बात करते हैं। अंडर आर्टिकल 50A, अंडर आर्टिकल 51A impose the fundamental duty on every citizen of India. The fundamental duty are to abide by the constitution and respect the institution, the national flag and the national anthem। जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हम रूल का पालन करें, उसकी हम रूल का आज्ञा का पालन करें। नेशनल फ्लैग हमारे जो तिरंगा है उसकी हम इज्जत करें, नेशनल एंथम उसकी हम इज्जत करें। ऐसा नहीं कि नेशनल फ्लैग को कहीं फेंक दिए पांव से, ये सब नहीं, हम इन सब चीजों की इज्जत करें। ये सबसे पहला हमारा क्लॉज ए बोलता है। दूसरा, the cherish and the follow the noble idol which inspire our national struggle for the freedom। जितने भी हमारे आइडल है, जितने भी नोबल आइडल है, जैसे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, हमारे जिन लोगों ने फ्रीडम दिलाने में मेहनत करी, उनकी हम इज्जत करें या फिर उन्हें फॉलो करें, उनकी हम फॉलो करें। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जितने भी हमारी सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, उस सबको हम प्रोटेक्ट करें, उन सबको प्रोटेक्ट करें या फिर कोशिश करें प्रोटेक्ट करने की, उनको ब्रीच ना करें।
डिफेंड द कंट्री एंड द रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन द कॉल अप टू। सिंपल सी बात है, डिफेंड करे कंट्री को। अगर कोई मुसीबत आए फिर या कोई नेशनल सर्विस की जरूरत हो डिफेंड करने के लिए, तो उसके लिए आगे बढ़े, हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन brotherhood among all the people India and the translating religion or selection diversity to renounce the practice derogatory to dignity of the women, to value and preserve the rich inheritance of our composition culture, protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife, and have to compassion of the for living creature, develop science in temper, humanity, spiritual inquiry, and the reform, safeguard public protect and the avoid violence, to strive toward excellence in all the sphere of the individual collective activity, to that national considerate right to the higher level of endeavor to achievement। ये सारी चीज एक हमें एक इंडियन ऑफ सिटीजन को ड्यूटी है, हर एक इंडियन सिटीजन की ये सारी ड्यूटी है कि वो इन सब चीजों का पालन करे। पालन नहीं करता इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर एक ट्राई तो करे कि हर एक चीज का पालन करे, कि ड्यूटी का अपना पालन करे। तो ये हमारा था आर्टिकल 51A, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी फिर से दे रखे। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट आता है सिटीजनशिप। हर हमने पढ़ा कि आर्टिकल जो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट वो इंडियन सिटीजन को दिए जाते हैं, इंडियन सिटीजन को दिए जाते हैं। अब ये इंडियन सिटीजन होते क्या है इसकी बात करते हैं। Citizenship. The state is a compound made of citizen and is compelled us to consider who should be properly to be called citizen and what is a citizen really. The nature of citizenship, like that of the state, is a question which is often disputed. There is no general agreement on the single definition. The man who is a citizen and democracy is often not only in the ग्रेचे। अब इसमें क्या बोला है कि स्टेट इज अ कंपाउंड मेड ऑफ सिटीजन, बंधा हुआ है कि वो सिटीजन से बना हुआ है हमारा स्टेट, एंड वो कंपेल करेगा, कंसिडर करेगा हु शुड बी सिटीजन, कौन सिटीजन होना चाहिए प्रॉपर्ली, और किन्हें हम प्रॉपर्ली सिटीजन बुलाएं या फिर कोई प्रॉपर्ली सिटीजन है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं बताता हूँ सिटीजन होते क्या। अंडर आर्टिकल 5 की बात करेंगे, सिटीजन एंड द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 प्रोवाइड दैट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसके पास डोमिसाइल जो रहने की जगह है डोमिसाइल है, वो हमारा एक सिटीजन कहलाएगा। जो बोर्न हुआ था टेरिटरी ऑफ इंडिया में उसे हम सिटीजन कहेंगे। एंड आइदर हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसका पेरेंट्स बोर्न हुए थे, जो पैदा हुए थे इंडिया में, उन्हें हम सिटीजन ऑफ इंडिया कहेंगे। एंड हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सच कमिटमेंट शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो है तो बाहर का मगर 5 साल से रह रहा है, 5 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है इंडिया में, उसे हम सिटीजनशिप कहेंगे। सिटीजनशिप दी जाएगी अंडर आर्टिकल 5। बात करते हैं पार्लियामेंट में 3 लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल। ये 3 चीजें मिलकर पार्लियामेंट बनती है। देयर शैल बी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, पार्लियामेंट यूनियन के लिए होती है। वी शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउस टू बी नॉन एज रिस्पेक्टिवली काउंसिलिंग स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? The president shall be elected by the member of the electoral college consisting first elected member of the both house of parliament and elected the member of legislative assembly of the state। जो स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, वो 2 लोगों द्वारा चुना जाता है। पहला बोथ ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं, देन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हमने क्या पढ़ा कि जो पार्लियामेंट है हमारा 3 चीजों से मिलकर बनता है, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल। हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम प्रेसिडेंट के पावर। अंडर आर्टिकल 53 Constitution laid down that the executive power of the union shall be vested in the president। executive power मतलब लॉ बनाने की, एक्सिक्यूट करने की लॉ को पावर दी जाती है प्रेसिडेंट को, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
टू हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, और क्या है जो सरकार है, जो यूनियन हमारे, उसकी सबसे हेड माना जाता है, हेड माना जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 53। The executive power may be defined as the power of carrying on business of the government, और जो गवर्नमेंट एक्जीक्यूटिव पावर है वो इस तरह डिफाइन कर जाता है कि जो भी गवर्नमेंट का काम है, जो भी गवर्नमेंट का बिजनेस है, वो काम करना, उसे कैरी करना एक प्रेसिडेंट का काम है। और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट का काम है, जो स्टेट का काम है उसको एडमिनिस्ट्रेट करना एक प्रेसिडेंट का काम है। Excepting function which are vested in the any other authority by the constitution, voice power that are included within the comparison expansion executive power in modern state have been classified under the following head। क्या क्या पावर दी जाती है प्रेसिडेंट को, उसकी बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेट करेगा, जितने भी काम हैं हमारे स्टेट के उनको एडमिनिस्ट्रेट करना एक प्रेसिडेंट की पावर है। इसका मतलब एक्सक्यूशन ऑफ लॉ बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट को। देन मिलिट्री पावर जितने भी हमारे मिलिट्री के लोग हैं, सिपाही हैं, सोल्जर हैं, उन्हें कमांड करा जा सकता है। आर्म फोर्स एंड द कंडक्ट ऑफ द वॉर, आर्म फोर्स को कमांड कर सकते हैं, या फिर वॉर चल रही है तो उस वॉर को कंडक्ट करना एक प्रेसिडेंट का काम है। लेजिस्लेटिव पावर, समनिंग एंड प्रोपगेशन ऑफ एक्सेट्रा लेजिस्लेचर, क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोपगेशन समझ नहीं, मतलब कोई भी इमरजेंसी आती है तो एक प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रोपगेशन इशू कर सकते हैं, कि लॉ इशू कर सकते हैं जब जरूरत होगी। एंड जुडिशरी, ग्रांटिंग ऑफ द पैराडॉन रिसीवर एक्सेट्रा टू पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम, एक प्रेसिडेंट की ये पावर होती है अंडर आर्टिकल 53। अब जैसे मैंने बताया प्रोमुलगेटेड ऑफ ऑर्डिनेंस, अब ये होता है क्या, इसकी बात करते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट इज प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, आर्टिकल अंडर 123 के प्रेसिडेंट के पास पावर है प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस of the constitution, provide that president shall have the power to legislate by ordinance or ordinance at any time when it is not possible to have parliamentary enactment on the subject immediately. This is a special feature of the constitution। अब क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास ऑर्डिनेंस, एक तरह का लॉ बनाने की पावर है इमरजेंसी के टाइम, जब हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन सेशन में नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को पावर दे जाएगी कि वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं कि जब हमारे इंडिया में जरूरत हो किसी लॉ की। अमिड ऑफ द, एक दायरे में रहते हुए, अमिड ऑफ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ कोएक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट, that is to say it may be related to any subject in respect of the parliament has the right to legislate and subject to the same constitutional limitation as legislative। और जो कोई भी अगर लॉ बनाते हैं तो वो एक लिमिट तक होनी चाहिए, जो पार्लियामेंट के पास पावर है वही एक प्रेसिडेंट को पावर भी होगी कि वो लॉ बना सकती है। अब बात करते हैं हम काउंसिलिंग ऑफ स्टेट, जिसे हम राज्यसभा भी बोलते हैं। The Council of State shall consist of the 12 member, कितने मेंबर, हमें यहाँ पे वर्ड ध्यान देना है, 12 मेंबर। एक काउंसिलिंग ऑफ स्टेट में कितने मेंबर होते हैं, 12, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और नॉमिनेट किसके द्वारा करा जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट यूनियन और यूनियन टेरिटरी। जो इसमें अब ये पूरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने की चीजें, हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ क्या क्या वर्ड हुए हैं इसमें। अब इसमें क्या बताया गया कि जो हमारे स्टेट है, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट है, उसमें क्या होंगे, 12 मेंबर होंगे, 12 मेंबर होंगे, और नॉमिनेट किसके द्वारा करेंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा, और 12 मेंबर मिनिमम होंगे, और नॉट मोर देन 238 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट नहीं होने चाहिए, या फिर यूनियन टेरिटरी से नहीं होने चाहिए। ये राज्यसभा में मेंबर की बात हो रही है, राज्यसभा में मेंबर की बात हो रही है। Then the allocation of the seat in the council of state to be filled by the representative of the state and for union territories shall be according with the provision we have contained in the 4th schedule। अब जो भी सीट दी हुई है राज्यसभा में वो क्या करी जाएगी, दी जाएगी, फिल करी जाएगी बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, और कैसे जाएगी वो प्रोविजन दे रखा है, we have the contained in the 4th schedule of the constitution। The member
to be nominated by the president shall consist of the person having special knowledge or practical experience in respect of the literature, science and art and social service. The representative of the each state in the council of state shall be elected by the elected member of the legislative assembly of the state in accordance with the system proportional represented by the member single transfer vote. और जितने भी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव उनके पास एक वोट होगा हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने, हर एक चीज में सहमति देने का हर एक रिप्रेजेंटेटिव के पास एक वोट होगा। बात करते हैं लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। लोकसभा is a composed of the representative of the people chosen by direct election on the basis of the adult suffrage। अब जो लोकसभा में पीपल होते हैं वो एक इलेक्शन द्वारा चूज करा जाता है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज 552। जो मेंबर होंगे वो 552 तक हो सकते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये जो दे रखा है नंबर वो याद करने के, विच इज मेड अप बाय इलेक्शन up to 533 member to represent the state or up to 20 member to represent the union territory and not more than 2 member of the Anglo-Indian community to be nominated by the honorable president। अब जो 552 है मैक्सिमम मेंबर होंगे, उनमें से जो 530 मेंबर वो इलेक्शन द्वारा इलेक्ट करे गए होंगे और रिप्रेजेंटेटिव 20 मेंबर जो होंगे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे यूनियन टेरिटरी को, एंड नॉट मोर देन 2 मेंबर जो है एंग्लो इंडियन कमिटी जो है उसके द्वारा नॉमिनेट होंगे बाय द प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट करे जाएंगे। कुल मिला के कितने हो गए? 552 मेंबर होंगे एक लोकसभा में। अब काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर क्या होगा? There shall be counseling of minister with the prime minister had to aid and advise the president who shall in experience of his function acting in accordance with such advice। जो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर होगा उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, हेड होंगे, और टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट क्या करेंगे? जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एंड एक्ट अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द एडवाइस टू ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर, अब जो इसमें मेंबर होंगे पहला मेंबर जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे और भी मिनिस्टर जो होंगे वो प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट कराए जाएंगे आफ्टर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब जितने हमारे हाउस ऑफ पीपल में लोकसभा में लोग होंगे उनके 50% से ज्यादा किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोग नहीं होने चाहिए। याद रखनी ये चीज कितनी? 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये वही दे रखा है। बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर इन स्टेट, फॉर द एवरी स्टेट देयर शैल बी लेजिस्लेचर। हर एक स्टेट के पास अपना एक लेजिस्लेचर है। वी शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, जिसमें गवर्नर कंसिस्ट करा जाता है, एंड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना having 2 houses in the other state 1 houses। जो ये स्टेट है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इन सब के पास 2 हाउसेज है, मगर इन द अदर स्टेट केवल 1 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर है। Where there are 2 houses, जहाँ पे 2 houses है legislature of state, one shall be known as a legislature council and other shall be legislative assembly। जो भी ये आंध्र प्रदेश, बिहार, इन सब के पास 2 हाउसेस है, तो पहले हाउस को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बोलते हैं, दूसरे को हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। And where there is only 1 house, it shall be known as a legislative assembly। Now, the legislative assembly of each state shall consist of not more than 500 and not less than 60 member chosen by direct election from the territorial constitution in the state। Simple, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 60 लोग से कम नहीं होने चाहिए और 500 से लोग ज्यादा नहीं होने चाहिए। The total number of the member in legislative council of state having such
council shall not exceed 1/3 of the total member of the in assembly of the state, or the total number of counseling in the legislative council state not less than 40. अब बात करते हैं यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग की। किसकी? काउंसिलिंग की। जो काउंसिलिंग में है उसके 1/3 टोटल नंबर, जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग हैं उनके 1/3 होने चाहिए मैक्सिमम, और लेस देन 40 से कम नहीं होने चाहिए, 40 से कम नहीं होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में। अब गवर्नर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारे कुछ और पॉइंट रह गए बस, इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारे बहुत इतना ही काफी है, हमने बहुत पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।